Hello guys, welcome to all of you in Vidya again, and I am Upendra Singh Negi and I am going to teach you class 12 maths. Yes, तो कक्षा 12 की जो गणित है और कक्षा 12 की मैथमेटिक्स की जो हमने सीरीज शुरू करी थी, ठीक है ना, जो गणित की हमने श्रृंखला एक शुरू करी थी, तो उसका जो पहला वीडियो था आपने देखा होगा, उसमें मैंने सिलेबस यानी कि जो उसका विषय सूची होती है, ठीक है ना, तो उसका सिलेबस मैंने डिस्कस करा था। तो काफी डिटेल में मैंने उसका एनालिसिस करा था। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस जानने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो दे दूंगा, तो आप एक बार जरूर जाकर के वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा है, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है ना, तो आपके पास जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, संबंध एवं फलन। ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट दैट द स्टूडेंट फेस एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द मीडियम्स। ओके, सो आई विल रिपीट इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। तो जानते हैं संबंध एवं फलन क्या है। तो संबंध को जानने से पहले हमें समुच्चय यानी कि सेट की डेफिनेशन आना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द सेट, ठीक है ना, जैसे कि आपको नाम से डिफाइन हो रहा होगा व्हाट इज द सेट, ठीक है ना। जैसे कि हम एग्जांपल में बोलते भी हैं कॉमन लाइफ में कि अपना जो वॉच होती है, वॉच का टाइम सेट कर दीजिए, ठीक है ना, या बेड को सेट कर दीजिए, ठीक है ना, या अपना जो काम है, आपकी बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, उनको सेट करना, एक फॉर्म में लगाना, ठीक है ना, यानी वेल डिफाइंड करना, ठीक है ना, उनको मैनेज करना। तो उनको मैनेज करना ही सेट है, ठीक है ना। तो जो सेट की डेफिनेशन है, हम कहते हैं वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट या वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह, जिसे हम समुच्चय कहते हैं, ठीक है, यानी कि वस्तुओं का सुपरिभाषित होना चाहिए। अब जैसे हम बहुत सारे जानवरों का समूह कहें, तो इसमें डिफाइन नहीं है कि जानवर कौन सा और कितना समूह है, ठीक है, या पृथ्वी पे रह रहे जीव, ठीक है ना, तो कितने सारे लिविंग जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, ठीक है, लिविंग ह्यूमंस इन द अर्थ, ठीक है, तो हमें डिफाइन नहीं है कि कितने ह्यूमन रह रहे हैं, ठीक है, तो हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो जैसे सेट के एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी और ज्यादा आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। सो कक्षा 12 के छात्र या छात्राओं का समूह, ठीक है ना, तो ग्रुप ऑफ क्लास 12 बॉयज एंड गर्ल्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें डिफाइंड है कक्षा 12 के छात्र यानी क्लास 12 के बॉयज, इसमें डिफाइन हो गया कि क्लास 12 के ही बॉयज है। अगर हम केवल बॉयज का कलेक्शन बोलते तो उसमें डिफाइन नहीं होता है कि कहाँ के बॉयज और कितने बॉयज हैं, ठीक है। सो द चाइल्ड ऑफ एज 15, ठीक है ना, या 15 साल के बच्चों का समूह या विद्यार्थियों का समूह, ठीक है ना। तो ग्रुप ऑफ एज ऑफ 15 चाइल्ड और स्टूडेंट जहां डिफाइन हो गया है। या आप अगर मैथमेटिक्स में समझे इसको और इजी में अगर हम समझे तो इसको हम बोल सकते हैं कि रियल नंबर्स का जो सेट होता है, ठीक है ना, जितने भी हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स, और आपके पास जितने भी ये नंबर्स हैं, ठीक है ना, पूर्णांक हो गया, आपकी वास्तविक संख्याएं होगी, परिमेय संख्या होगी, तो आपका ये सभी समुच्चय है। इन सभी को हम समुच्चय के रूप में दिखाते हैं और समुच्चय कहते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये तो वैसे आप 11th में पढ़ चुके हैं, जो आपको फर्स्ट चैप्टर है सेट का, ठीक है ना, तो वहाँ आपने काफी इजीली और काफी समझा होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है, ठीक है ना, जो हमारा रिलेशन आता है, ठीक है ना, तो रिलेशन पे अभी हम डिस्कस करते हैं। तो पहले आप सेट की डेफिनेशन आप देख लीजिए, ठीक है। मैं इसको आपका एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना, आई गिव द एग्जांपल ऑफ द सेट। सपोज ये है आपके पास सेट ए, ठीक है, ये आपके पास सेट ए, इसमें है 1 2 3 4 5, तो ये है आपका इट बिलोंग्स टू एन, यानी कि ये क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, या इट बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर का सेट भी हो सकता है, इट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो ये इतने ज्यादा सेट है, ठीक है ना, तो ये एक सेट कहते हैं, या नेचुरल नंबर का सेट है, इंटीजर का सेट है, रियल नंबर्स का सेट है, तो ये आपका सेट। और कुछ एग्जांपल इसके ये, ठीक है। सो अब डिफाइन करते हैं व्हाट इज द रिलेशन। जैसे कि आपको पता होगा रिलेशन मतलब संबंध, ठीक है ना, आपको इसका मीनिंग पता चल रहा होगा। संबंध यानी जब दो चीजें होंगी, ठीक है ना, व्हेन देयर आर टू ऑब्जेक्ट देन रिलेशन को डिफाइन, जब दो वस्तुएं होंगी तभी हम उनके बीच में रिलेशन दिखा सकते हैं, ठीक है ना। जिसकी मार्कर और बोर्ड है, तो रिलेशन क्या है, लिखने का है इसमें, ठीक है ना, इसमें लिखने का। और जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल हमारे कॉमन लाइफ में हैं,
ठीक है, तो उनको समझते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके पास बहुत सारे कॉइन्स होते हैं, ठीक है ना, यानी पैसे। तो पैसे का जो आपका संबंध होता है, जैसे आपके पास एक कॉइन है सपोज, तो कॉइन का संबंध इसके किससे होता है, यानी इसकी कितनी भी वैल्यू 1 है, 5 है या 10 है, ठीक है ना, तो इसका रिलेशन इससे है, कॉइन का रिलेशन है कि उसके कितने हैं, ठीक है। इससे इजी जो मैंने एग्जांपल बताया वो है आपका ये वाला, ठीक है। तो रिलेशन डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। सो डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है ना, उसको डिफाइन करता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड, सो व्हाट इज रिलेशन, ठीक है ना। सो रिलेशन हम किन्हीं दो सेट के बीच में ही डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, सो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बोथ सेट्स, ठीक है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज द सबसेट ऑफ रिलेशन, ठीक है ना। यानी संबंध कब होगा, जबकि किन्हीं दो अरिक्त समुच्चयों में, ठीक है ना, वो एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, किन्हीं दो अरिक्त समुच्चयों में संबंध आर, ठीक है ना, उन दोनों समुच्चयों के कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय के बराबर होता है, यानी उन दोनों का जो उपसमुच्चय होता है, ठीक है। कैसे, सो हम जैसे लिखें आर इज सबसेट इज इक्वल ए क्रॉस, अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से, ठीक है ना। ये कैसे हम इसको डिफाइन करें, ये तो अभी आपका रिटर्न है, थ्योरेटिकल, हम इसको प्रैक्टिकल अभी देखते हैं कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो वी हैव सेट ए एंड सेट बी। तो यहाँ हम कंट्री लिखते हैं, यहाँ हमारा कंट्री है, और यहाँ हम कैपिटल लिखते हैं, यानी यहाँ है आपका देश, यहाँ है राजधानी, ठीक है। सो फर्स्ट इज इंडिया, इंडिया की कैपिटल दिल्ली, ठीक है। अनदर इज यूएसए, देन वॉशिंगटन डीसी, ओके। फ्रांस, पेरिस, यूके, यूनाइटेड किंगडम की हो जाएगी आपकी लंदन, ठीक है ना। सो वी हैव टू सेट, सेट ए एंड सेट बी। तो इसमें जो रिलेशन होगा, मैंने क्या बताया आपको, जैसे कि ये सेट डिफाइन है, ये कंट्री का सेट है, और सेट बी है कैपिटल का सेट, तो ये तो डिफाइन हो गया, ठीक है ना। इन दोनों में क्या संबंध होगा, यहाँ पे एक संबंध डिफाइन होगा, क्या संबंध होगा, इसमें राज्य और राजधानी का संबंध है, ठीक है। और जैसे कि आपने 11th में थर्ड चैप्टर में, है ना, या थर्ड चैप्टर में आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है, ठीक है ना, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन एज द सेम नेम चैप्टर इज देयर। तो उसमें आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है, यानी कार्तीय गुणन, ठीक है ना, आपने ये पढ़ा होगा, दैट इज कार्तीय गुणन, ठीक है। कार्तीय गुणन यानी सेट ए के अवयवों का सेट बी के अवयवों से संबंध, ठीक है। उसे कैसे दिखाते, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी जो होगा वो आपका होगा कितना, सपोज ए एंड बी जो एलिमेंट है, तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, हम ऐसे डिनोट करते हैं, यानी कॉमा में, ठीक है, दिस इज कॉमा एंड दिस इज ब्रैकेट, सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, यानी कि जो स्मॉल ए है ये एलिमेंट्स हैं ए के, और स्मॉल जो बी है वो एलिमेंट्स है बी के। समझ में आ गया आपको, ए जो है आपका, ये है आपका कंट्री, यानी कि ए जितने भी एलिमेंट है यानी ये कंट्री के हैं, ठीक है, और बी जो एलिमेंट है आपके वो है आपकी कैपिटल के। बहुत इजी वे में मैं समझा रहा हूँ। तो जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी आएगा वो आएगा आपका यहाँ पे राज्य और राजधानी, ठीक है, यानी देश यानी कंट्री और कैपिटल का संबंध। अब समझ में आ रहा होगा आपको कि ये कैसे डिफाइन हुआ, ठीक है ना, कैसे हो गया डिफाइन, कंट्री और कैपिटल एक रिलेशन है, हमें पता है, तो यही हमने यहाँ पे डिफाइन करा है, जहाँ की जो कंट्री है उसके एलिमेंट ए में है और जो कैपिटल है उसके एलिमेंट बी में है, ठीक है। अब इसके कितने एलिमेंट बन सकते हैं हम उनको लिखते हैं, ए क्रॉस बी आपका हो जाएगा, सो दिस इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके। ए क्रॉस बी, इंडिया का दिल्ली से क्या संबंध है, कंट्री का आपका कैपिटल्स, इसका कैपिटल्स, इसका कैपिटल्स, तो यूनाइटेड किंगडम का जो कैपिटल है वो है लंदन, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है, तो ए क्रॉस बी क्या दिखाता है हमें, इसकी जरूरत हमें इसीलिए पड़ती है, ए क्रॉस बी यानी कार्तीय गुणन की जरूरत हमें संबंध दिखाने में पड़ती है कि इसका इससे क्या संबंध। तो जो इसका पहला एलिमेंट है ये एलिमेंट, तो ये सारे सेट ए के एलिमेंट है, ठीक है ना, सेट ए। जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी का एलिमेंट है, यह सेट बी का एलिमेंट, इसको ऑलवेज रिमेंबर रखना। तो अब हमने कहा संबंध क्या होता है, अब आपको उपसमुच्चय पता होगा कि सबसेट क्या होता है, ठीक है ना, सेट ए
is subset of B when the element of in set A elements in set A belongs to set B, ठीक है ना। यानी उपसमुच्चय समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय तब होगा जब समुच्चय ए में की कुछ अवयव समुच्चय बी में होंगे, ठीक है ना। यानी समुच्चय ए में जो अवयव होंगे वो बी से रिलेट करते हैं, ठीक है ना, इससे रिलेटेड है। यानी और जितने भी बी के अवयव हैं, ठीक है ना, वो ए के अवयव से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है, समझ में। यानी ए के जितने भी एलिमेंट है, सपोज यहाँ पे इंडिया एंड यूएसए, अगर हम इंडिया और यूएसए का एग्जांपल लेते हैं और दूसरा सेट ही हमारे पास ए है, अगर हम इंडिया और यूएसए का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये है सेट ए और जो सेट बी हमारा है वो हमारा इंडिया यूएसए फ्रांस यूके, ठीक है ना। दूसरा सेट हमारे पास हुआ है तो जो सेट ए होगा ये होगा सबसेट ऑफ इसका ये दो एलिमेंट्स, यानी ये दो एलिमेंट्स होंगे आपके इस पूरे का सबसेट, बस इतना है, ठीक है। तो इसका सबसेट यानी रिलेशन हमने कहा है रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो कैसे रिलेशन इंडिया का दिल्ली से क्या रिलेशन है, इंडिया और दिल्ली, इंडिया और दिल्ली है आपका, ठीक है ना, वो है सबसेट इक्वल टू ए क्रॉस बी, है कि नहीं। तो ये संबंध किससे ए क्रॉस बी से है, इसमें रिलेट करता है। फिर आपका आता है यूएसए और वॉशिंगटन, इसका जो संबंध आता है दिस इज ऑल्सो ए क्रॉस बी, ठीक है ना। तो ये जो आता है आपका ऑल्सो आता है ए क्रॉस बी, ठीक है ना। तो ये आपका संबंध ऐसे डिफाइन हम करते हैं। तो आई होप कि मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाया है, ठीक है ना, बहुत ही इजी वे में समझाया इसको, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करा है, ठीक है ना। तो क्योंकि इसका सबसेट होता है तो आप इस समझ में आप आ गया होगा कि ए क्रॉस बी जो होता है ये इसका उपसमुच्चय होता है, ठीक है। सो अब आपका आगे बढ़ते हैं, जो आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट आता है वो है इसकी टाइप्स, रिलेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आई थिंक उससे जो आपका आगे आपकी एक्सरसाइज आएगी, प्रश्नावली आएगी, वो इसी से रिलेटेड होगी। सो रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है, तो उनको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के कितने प्रकार हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास 4 इंपॉर्टेंट हैं और रिलेशन एक्चुअल में है आपके पास 8 टाइप्स की, ठीक है ना। अब 4 आपकी बुक में डिस्क्राइब हैं, तो 8 में आपको डिस्क्राइब करता हूँ। पहला है एम्प्टी रिलेशन, देन यूनिवर्सल रिलेशन, देन आइडेंटिटी रिलेशन, देन इनवर्स रिलेशन, देन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देन सिमेट्रिक रिलेशन, देन ट्रांजिटिव रिलेशन, देन इक्विवेलेंस रिलेशन। या हिंदी में है या रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध, तत्समक संबंध, व्युत्क्रमणीय संबंध, स्वतुल्य संबंध, सममिति संबंध, संक्रामक संबंध और लास्ट आता है जो आपका वो आता है तुल्यता संबंध, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनमें 4 पहले जो मैंने आपको डिस्क्राइब करे हैं मैंने बोर्ड में लिखे, मैं इनको आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो पहला जो आपके पास आता है वो है आपका एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। व्हेन देयर इज नो एलिमेंट रिलेटेड टू सेट ए, ठीक है ना, व्हेन देयर इज नो एलिमेंट रिलेटेड टू सेट ए, ठीक है, इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, जो मैंने आपको बताया। देखिए कैसे, यानी कि जैसे आपको रिक्त समुच्चय की जो डेफिनेशन यानी एम्प्टी सेट को पता होगा, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो वो ऐसा सेट हो, तो उसको हम 5 से डिनोट करते हैं उस सेट को और उसको एम्प्टी रिलेशन या रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त संबंध भी उसी से होता है कि जिसका खुद से कोई भी संबंध ना हो, यानी उसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। या एग्जाम्पल देखिए, अगर इसके एग्जाम्पल अगर आप देखो, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं कि आपके 40 डेज इन मंथ, ठीक है ना, महीने में 40 दिन हो नहीं सकते हैं, ठीक है ना, या 10 डेज इन वीक, ठीक है ना। तो इसका ये एक समुच्चय है, ठीक है ना। इन समुच्चय में कोई संबंध आपस में बन नहीं सकता, ठीक है। या 36 आवर्स का थी अ डे इन अर्थ, तो पृथ्वी पे 36 घंटे का दिन नहीं होता, ठीक है ना। ऑल यू नो दैट द 24 आवर्स डे एग्जिस्ट इन द अर्थ। तो ये था आपका एम्प्टी रिलेशन, आप पढ़ चुके हैं, उसमें रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपका आता है वो है आपका यूनिवर्सल रिलेशन, यानी नाम से पता चला यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक, ठीक है। यानी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है ना, जो रिलेशन आर है, रिलेशन आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू सेट ए, यानी कि अगर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, ए क्रॉस ए करें, जो कि मैंने पहले बताया, तो उसमें वो सारे एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है ना। तो ए क्रॉस ए यानी सारे एलिमेंट आपके रिलेशन में होने ही चाहिए, ठीक है।
सपोज वी हैव वी हैव सेट ऑफ 1 2 3, ये आपका सेट ए है। अब इसका हम कार्डियन प्रोडक्ट ले रहे हैं 1 2 3, तो हमें क्या क्या मिलेगा? वी विल गेट 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 and 3 3। ठीक है ना? तो ये सारे बिलोंग्स टू आर होने चाहिए, यानी संबंध में ये बिलोंग करने चाहिए, देन इट विल बी योर यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये है क्योंकि ये सारा इसमें बिलोंग कर रहा है आपका, ठीक है ना? ए क्रॉस ए आपका संबंध में बिलोंग करता है, तो ये आपका हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो अगर इसका एक एग्जांपल देखें, जैसे आपके पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं या आपके पास बहुत सारे ग्रेप्स हैं, ठीक है ना? अब ग्रेप्स का अगर आपस में ही आप कार्डियन प्रोडक्ट हो तो ग्रेप्स का ग्रेप्स के साथ होगा, ठीक है? तो सारे ग्रेप्स उस रिलेशन में तो है, ग्रेप्स यानी एक फ्रूट से पर्टिकुलर रिलेशन होगा। तो दिस इज एग्जांपल। अनदर डेफिनेशन यू हैव इज आइडेंटिटी रिलेशन, यानी तत्समक, इसे कहते हैं संबंध, ठीक है, यानी उसी के समान। सो a relation is called identity when every element of set A is related to itself only, ठीक है? यानी समुच्चय R जो है वो आपका नहीं, संबंध R जो है आपका वो आपका तत्समक कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा, जब उसके सारे एलिमेंट खुद के साथ ही रिलेट करते हो, ठीक है ना? सो दिस इज योर आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है ना? इसके साथ ही रिलेट करते हैं। इसका अगर एग्जांपल देखें तो जैसा कि आप डाइस होता है, ठीक है ना? आप डाइस को फेंकते हैं तो आता है आपके पास 1 1 2 2 2 3 या 1 4 जो भी आता है, तो उसमें 1 1 भी आ सकता है, 2 2 भी आ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी रहती है, प्रोबेबिलिटी। दिस इज योर आइडेंटिटी। दिस बिलोंग्स टू, ठीक है? अगर ऐसा कोई सेट आपको मिल जाए, सो दैट इज आइडेंटिटी, यानी सेम होनी चाहिए, या आप कहें सेम लेंथ के कोई आपके पास लाइन्स है, यानी 3 सेंटीमीटर की ये लाइन है, दिस इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर लाइन, तो इन दोनों में जो रिलेशन होगा, ठीक है ना? तो ये 3 का जो रिलेशन है, ठीक है ना, इन सेट्स का, सो दिस रिलेशन इज आइडेंटिटी। ओके, so I have tried to make you understand in a very easy way. Okay, so now move to the next definition is inverse relation, यानी जैसे नाम से पता चला इनवर्स, व्युत्क्रमणी, ठीक है? so inverse relation R is defined as where you know element of A B, where element of A B जो मैंने लिखा है relation A B and A B belongs to A, यानी A B कोई भी दो एलिमेंट हैं वो सेट A में बिलोंग करते हैं, ठीक है ना? मतलब इस टाइप के कोई एलिमेंट ए बी, इनका ये बिलोंग्स टू ए, यानी किसी सेट ए में बिलोंग करते हैं, लेकिन इसका जो उल्टा है ये भी सेट ए में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है? जैसे हमने अभी ये एग्जांपल लिया 2 3 1 4, सपोज 2 3 आपको बिलोंग्स करता है ए में, तो आपको 3 2 भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना? एग्जांपल कि आपको 2 3 बिलोंग करता है आपका किसी सेट में, सो 3 2 भी आपको बिलोंग करना चाहिए किसी सेट में, ठीक है ना? या ठीक है ना, या आप बहुत सारे रियल नंबर्स का ले सकते हैं कि आपको 1 4 मिल रहा है तो इसका 4 1 भी इसका बिलोंग करना चाहिए ए में। तो दिस इज योर इनवर्स रिलेशन, ठीक है ना? तो अभी हमारे पास 4 डेफिनेशन और है, मैं उनको भी लिखाता हूँ, उनको समझाता हूँ, ठीक है ना, बहुत ईजी वे में, ठीक है ना, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो मूव टू द फॉर अनदर डेफिनेशन। ओके फ्रेंड्स, as I discussed that we have further more 4 relations, that is reflexive, symmetric, transitive and equivalence, ठीक है? तो चलिए उनको आप डिस्कस करते हैं। पहला आता है आपके पास रिफ्लेक्सिव, यानी कि स्वतुल्य संबंध, ठीक है? सो रिलेशन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव व्हेन इन द सेट ए एलिमेंट स्मॉल ए, ठीक है ना, बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना? यानी सेट ए का कोई एलिमेंट उसमें बिलोंग करता है सेट ए में, तो उसके साथ साथ उसमें ए क्रॉस ए, यानी अगर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद के साथ हो तो उसमें भी संबंध डिफाइन होना चाहिए, यानी कि वो संबंध आर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना? जैसे ये वाली कंडीशन आपके पास आ जाती है, ठीक है ना, कि जब ए बिलोंग्स टू ए हो देन ए क्रॉस ए भी आपका आर में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना? जैसे आप देखिए दिस इज द मार्कर, ओके, ये मार्कर है, ठीक है ना? अब इसका एक सेट है, मार्कर का सेट है, इसमें एक एलिमेंट है, ठीक है? तो मार्कर का सेट है, तो जो इसमें एक ये इससे बिलोंग करता है, मार्कर के सेट से ये वाला बिलोंग करता है, तो ये अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं, यानी दूसरा मार्कर सेम, वी हैव अनदर मार्कर लाइक दिस, ओके, दीज बोथ आर सेम, तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ये हुआ, ये संबंध आर में बिलोंग करता है, ठीक है ना? ये सेट में बिलोंग करता है और ये दोनों भी सेट में बिलोंग करता है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है ना? जैसे इक्वल लेंथ वाला कोई ट्री होता है या कोई ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, या इक्वल लेंथ वाले आपके पास टेबल हो सकता है, बोर्ड हो सकता है, एवरीथिंग, ठीक है?
नेक्स्ट डेफिनेशन इज सिमेट्री, ठीक है ना, जैसे कि नाम से आपको डिफाइन होगा, यानी सममिति, ठीक है। तो रिलेशन आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक, यानी सममित कहलाता है जब व्हेन द एलिमेंट्स ए बी सी, ठीक है ना, या ए बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना, ए बी आपके सेट ए में बिलोंग करते हैं, देन ए बी बिलोंग्स टू आर से बी ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि अगर एक दो एलिमेंट उस किसी सेट में, तो दो एक भी उस एलिमेंट उस सेट में होने चाहिए, यानी उसका उल्टा भी होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर डिफाइंड है ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर आपका होना चाहिए, ठीक है ना, वह संबंध सममित कहलाता है। तो ये आपकी सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। जैसे कि सपोज दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, ये दोनों एक सेट में आते हैं आपकी, ठीक है, लाइन की सेट में आते हैं, तो बी ए यानी कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका बिलोंग्स टू आता है एक सेट ए में जहाँ पे लाइन का सेट है, ठीक है ना। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका, फिर यही हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का, जहाँ पे बी ए आ जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज योर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्री, ठीक है। थर्ड यू हैव ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी कि संक्रामक संबंध, ठीक है। सो रिलेशन आर इज कॉल्ड संक्रामक या ट्रांजिटिव व्हेन ए बी सी देयर आर थ्री एलिमेंट्स बिलोंग इन सेट ए, तीन जो अवयव हैं किसी समुच्चय के वो संबंध आर में बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। उसमें बिलोंग करने के बाद यानी ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जैसा कि आपने सिमेट्री में पढ़ा, लेकिन उसके बाद बी सी बिलोंग टू आर होना चाहिए, देन ए सी बिलोंग टू आर, ठीक है। पहले आपका ये कंडीशन आनी चाहिए, उसके बाद अगर आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसके बाद आपको अगर बी सी मिल रहा है, ठीक है, बी सी के बाद ए सी मिलना बहुत जरूरी है। नाउ वी हैव फोर्थ डेफिनेशन इज वी हैव इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि तुल्यता संबंध, जैसे कि नाम से पता चला होगा इक्विवेलेंस या तुल्यता, जिसमें रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्री हो और ट्रांजिटिव, यानी तीनों रिलेशन जिसमें एग्जिस्ट करते हो, ठीक है, जिसमें स्वतुल्य हो और सममिति और संक्रामक, तीनों संबंध जिस समुच्चय में हो या जिस संबंध में हो उसे हम स्वतुल्य या तुल्यता संबंध कहते हैं, ठीक है ना। ये आपका दिस इज दैट फॉर्मूला, अगर रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी वो रिलेशन आता है आपका, ठीक है, तो वो आपको होगा इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, so suppose we have a congruent triangles, okay, congruent triangles, congruent आपको पता है कि इसमें एंगल्स, ठीक है ना, congruent एक होता है सिमेट्री, ठीक है, बट दिस इज congruent, congruent मींस एंगल भी सेम होते हैं और साइड्स भी इसमें सेम होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। एंगल्स एंड साइड सेम होने के कारण स्वतुल्य ये होगा, रिफ्लेक्सिव इसलिए होगा क्योंकि ये खुद के, क्योंकि ये जो सेट है congruent ट्राइंगल्स का, ठीक है ना, ट्राइंगल्स का जो सेट है आपके पास, ट्राइंगल्स का सेट है, तो पहला ट्राइंगल इसमें बिलोंग करते हैं, इनमें से कोई भी ट्राइंगल खुद के सेट के साथ बिलोंग करता है, और अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करें उसी ट्राइंगल का, तो यानी कि ये ट्राइंगल फिर यही वाला ट्राइंगल, ठीक है ना, तो ये एक बिलोंग करता है रिलेशन में, तो यानी ये भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में बिलोंग करता है, तो ये स्वतुल्य हो गया। तो रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक, यानी ये जो ट्राइंगल ये इस ट्राइंगल की सिमेट्री है, ये वाला इसकी सिमेट्री है और ये वाला इसकी सिमेट्री होगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है, सो दिस इज सिमेट्री। ट्रांजिटिव, दिस इज सिमेट्री ऑफ दिस एंड दिस इज सिमेट्री ऑफ दिस, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का हमारे पास रिलेशन, सो दिस विल बी आल्सो सेम ऑफ दिस, ठीक है ना, तो दिस विल बी ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। अब तीनों रिलेशन इसमें डिफाइन आपके हो रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में, तो ये होगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन यानी तुल्यता संबंध। सो ये हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गई, so this was very important, okay, so I give the some example of this all the all definitions, okay, so you please write it down and note it down, then I give you the examples, okay. ठीक है फ्रेंड्स, तो वी हैव एग्जांपल वी विल नाउ डिस्कस, या उनके उदाहरण जो हैं वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव डिस्कस। तो पहले एग्जांपल आपको बताता हूं, जो मैंने बताया एग्जांपल आपको सेट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो जैसे भी सेट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं जिनमें कि जो मैंने बता दिया कि इनके एंगल्स और साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है ना, एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल, ये बराबर होती हैं आपकी, ये बराबर होती हैं एंड एंगल्स आर आल्सो इक्वल, सो इसमें जो आपका ये मैंने समझा दिया, दिस इज आल्सो इक्विवेलेंस, ठीक है ना।
दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट, जिसमें तीनों सेटिस्फाई हो, ठीक है, जिसमें अगर एक भी छूट जाए so that will not be equivalent. Okay, another example you have. Friends, so this is our example. We take a set of integers z, ठीक है ना, z से हम इसे डिनोट करते हैं, ठीक है, यानी पूर्णांकों का समुच्चय है, उसमें संबंध r रिलेशन है a, b such that a minus b is divisible by 2, यानी कि a माइनस बी 2 से विभाजित होता है। तो इसको हमें प्रूफ करना है, वी नीड टू प्रूव इट कि ये इक्विवेलेंस है, ठीक है, और या कहें ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव, हमें इसे अभी प्रूफ करना है। सो वी प्रूफ फर्स्टली द रिफ्लेक्सिव के लिए अगर मैं इसे प्रूफ करूं तो आप देखिए कि इसमें रिफ्लेक्सिव लगेगा, लगेगा a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, तो हमें ए बी ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो कि 2 से डिविजिबल हो। सपोज वी टेक लेट ए बराबर 2, बी बराबर 4, ठीक है ना। अगर हम इस एलिमेंट को सपोज लेते हैं तो वी विल हैव 2 और b वाला हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है 2 और 4 वाला। तो अगर हम रिलेशन करें इसका r इक्वल टू ये आ रहा है आपका 2 4, ठीक है ना, और 2 माइनस 4 अगर हम करें यानी कि a माइनस बी, ठीक है ना, a माइनस बी अपॉन 2, ये है आपका a माइनस बी अपॉन 2 जैसे कि रिलेशन में डिफाइंड। तो ये आएगा आपका कितना -2 अपॉन 2 इक्वल टू -1। दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू z या r, ठीक है ना। तो -1 जो है आपका वो z में बिलोंग करता है, या क्योंकि ये पूर्णांक है तो r में भी ये बिलोंग करेगा, ठीक है ना, क्योंकि -1 आप जानते हैं इंटीजर है। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल एलिमेंट्स, हेंस set of integers is reflexive because a minus b divided 2 belongs to r, ठीक है। एंड दूसरा अगर चेक करें इसमें सिमेट्री के लिए, ठीक है ना, काफी इजीली, बस इसमें यही देखना कि a माइनस बी ऐसा हमें लेना है जो कि 2 से डिवाइड हो पाए और ये हमारा संबंध में होना चाहिए, ठीक है। बस 4 and 6, ओके। सो अगर हम इस रिलेशन में देखें a माइनस बी करें 4 माइनस 6 और डिवाइड करें 2 से, यानी a माइनस बी अपॉन 2, ये हमारा रिलेशन गिवन था। तो हमें जो वैल्यू मिल रही कितनी मिली 4 माइनस 6 माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। इसको इससे घटा है, अब इसका उल्टा करना है हमें सिमेट्री के लिए, ठीक है ना, बिकॉज a b बिलोंग्स टू r, ठीक है। And now we do the reverse of it, 4 6 minus 4 upon 2 equal to 2 upon 2, we are getting 1 जो कि r में ही बिलोंग करता है। एक भी इंटीजर है -1 भी इंटीजर, सो b a बिलोंग्स टू r। क्योंकि a b बिलोंग्स टू r है, अब उससे हमें b a बिलोंग्स टू r मिलता है, सो इट इज सिमेट्री, ओके। नाउ वी डिस्कस द ट्रांजिटिव। सो इफ वी टेक a इक्वल टू 8, b इक्वल टू 10 एंड c इक्वल टू 14, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड कर दूं, यानी a माइनस जो b है उसको डिवाइड अगर हम 2 से करें, ठीक है, और b माइनस c को डिवाइड करें हम 2 से इससे क्या मिलना चाहिए हमें, इससे मिलना चाहिए a माइनस c अपॉन 2, ये तो मिलना चाहिए और ये बिलोंग्स होना चाहिए। तो इसे पहले करते हैं 8 माइनस 10 अपॉन 2, ये आपका आएगा कितना, ये आ रहा है आपका 8 माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू -1, दैट इज बिलोंग्स टू। b माइनस c करें दैट इज 10 माइनस 14 अपॉन 2, यानी कि -4 अपॉन 2 इक्वल टू -2, दैट इज बिलोंग्स टू r। ये पूर्णांकों के जो रिलेशन है, पूर्णांकों का संबंध है, ठीक है, पूर्णांकों के संबंध में ये बिलोंग करता है, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद a माइनस c, जो ये वाली कंडीशन, सो वी हैव 8 माइनस 14 अपॉन 2, सो वी विल गेट 8 minus 6 upon 2 is equal to minus, that is belongs to r and as well as z, ठीक है ना। सो -3 -1 -2 तीनों के तीनों आपकी संबंध r में बिलोंग करते हैं, यानी संबंध r से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। दीज 3 कंडीशन आर बिलोंग्स टू r, जैसे कि हमने कहा पहले ab बिलोंग्स टू, ठीक है ना, बिकॉज ab बिलोंग्स टू r है और bc बिलोंग्स टू r है, और यहां से हमने प्रूफ कर दिया है कि ac बिलोंग्स टू r।
so it will be ट्रांजिटिव। ओके, अब मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी, इफ वी फाउंड अ रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, ठीक है, स्वतुल्य हो, सममित हो और आपका संक्रामक भी हो, ठीक है ना, कोई संबंध ये तीनों प्रॉपर्टीज रखता हो, सो वी विल कॉल दैट इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो ये एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव इज इक्वल टू इक्विवेलेंस, ठीक है। सो दिस इज आवर बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस, ठीक है ना, ये चारों के स्वतुल्य, सममित, संक्रामक और तुल्यता समान, ठीक है। So now we move toward, I think we now move to the exercise. Okay, you all were expecting, you all were waiting for when I will start the exercise, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, जैसे कि बोर्ड एग्जाम के व्यू ऑफ पॉइंट से देखिए, बोर्ड परीक्षाओं में तो एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं और आपको एक्सरसाइज से भी पूछे जाते हैं, हो सकता है कुछ बाहर से भी आ जाए, एक दो क्वेश्चन रिलेटेड ही आएंगे, सिलेबस से आएंगे, लेकिन सेम क्वेश्चन इन सबके ना आए, ठीक है ना, ए की जगह बी आ जाए, बी की जगह सी आ जाए, बट क्वेश्चन विल बी सेम। ओके, सो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने देखा कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है ना, रिलेशन के टाइप्स और उसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे, ठीक है ना, जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और अपना ट्रांजिटिव आया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 को डिटेल में अपना समझेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बी हैप्पी एंड मे गॉड ब्लेस यू।